सदर मुमलिकत भी पहुंच गए हैं और पीटीवी की टीम भी पहुंच गई है। कुछ बड़ा होने लगा है, चेक कर लो ज़रा। मैं चेक कर रहा था कि क्या हो सकता है, क्या बड़ा हो सकता है इस मौके पर। 9 अप्रैल की रात को एक तो बड़ी टेंशन, अफवाहें चल रही हैं, ये वो। प्राइम मिनिस्टर रिलैक्स थे, बिल्कुल रिलैक्स माहौल के अंदर बैठे हुए थे। और आखिर में उस वक्त कुछ 11:15 बज रहे थे, पीएम के हम ऑफिस में थे, 8-10 लोग थे। तो टीवी पे किसी ने और ARY लगाया। अजीब किस्म की सनसनी थी। इमरान खान साहब ने विफाकी काबीना का एक हंगामी इजलास बुला लिया। यूँ समझ लीजिए कि ये उनके दौरे इक़्तिदार का आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पॉलिटिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन जो करंट पॉलिटिक्स है इसके ऊपर नहीं। ये जो कुछ भी आज के बल्दियाती इंतखाबात और सारा कुछ है इसके ऊपर बिल्कुल नहीं। आज 2022 रिवाइंड होने जा रहा है। इमरान खान और PTI के लिए ये साल कैसा रहा। मैं चूँकि डे 1 से यानी 1 जनवरी से लेके ये 31 दिसंबर तक एक एक दिन रिपोर्ट किया है इस सारी एक्टिविटीज़ को। प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेके बनी गाला से लेके जमान पार्क से शौकत खानम हस्पताल से फिर सड़कों पर जलसे जुलूस जो कुछ भी हुए, तो रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके NRO2 कंप्लीट होने तक और फिर लॉन्ग मार्चेस से लेके ये सड़कों धरनों जलसे जुलूस से अब तक क्या क्या कुछ हुआ, इसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात आपको आज के इस व्लॉग में जानने को मिलेंगी कि 9 अप्रैल की रात क्या हो रहा था वज़ीर आज़म हाउस में, इमरान खान साहब का मूड कैसा था, कब उन्हें ये पता चलना शुरू हुआ कि गेम इज़ ओवर, उनके साथियों को कब पता चला, और इमरान खान और जनरल बाजवा की आखिरी मुलाकात और आखिरी जफ्फी वो कैसी थी, उसके बारे में इमरान खान साहब ने क्या बताया। ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल करूँगा। तो शुरू करते हैं 2022 के आगाज़ से। तो बुनियादी तौर पर यह साल 2022 आगाज़ से ही इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल रहा, और इस बात का अंदाज़ा ख़ुद उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हो चुका था। और उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुतअद्दिद मरतबा अपनी काबीना को और जो करीबी उनके साथी थे उनको आगाह कर दिया था फ्रॉम दिसंबर 2021। ये 2021 के दिसंबर की बात है जब इमरान खान साहब को पता चलना शुरू हुआ कि उनके खिलाफ कोई खिचड़ी पक रही है, और उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग्स में ये बताना शुरू कर दिया कि आने वाला वक्त जो है वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो जब अंदरूनी ज़राए कैबिनेट के हमें ये बताते थे कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदली लगी, उन्होंने हमें ये चीज़ बताई, तो मैं भी टीवी पर एज इट इज़ रिपोर्ट करता रहा हूँ कि इमरान खान ने अपने कुछ करीबी साथियों को बैरून मुल्क जाने से अभी फ़िलहाल रोक दिया है, और ये भी बताया कि बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिसंबर के बाद जनवरी फ़ेब तक वो अपने कुछ करीबी साथियों को एतमाद में ले चुके थे कि कुछ होने वाला है, कोई गड़बड़ होने वाली है। तो इस हवाले से असद उमर साहब भी बताते हैं कि इमरान खान साहब ने किस वक्त उन्हें बताना शुरू किया। ये ज़रा उनकी बात आप सुनिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, उन्होंने दिसंबर से कहना शुरू किया था, अगले 2-3 महीने, मार्च का महीना ख़ास तौर पे वो कहते थे, लेकिन कोई हमें उसकी तफसील नहीं बताते थे। ये फरवरी में आके उन्होंने बताना शुरू किया, थोड़ी सी हमें तफसील बतानी शुरू की हो क्या रहा है। वरना हाँ, ये बिल्कुल वो दिसंबर से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अगले 2-3 महीने जो है ना बहुत क्रिटिकल है। असद उमर साहब की ये सारी इंटरेस्टिंग बातें इसी तरह व्लॉग के साथ साथ कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि वो हर मौके के चशमदीद गवाह हैं। तो ये व्लॉग जैसे जैसे कंटिन्यू रहेगा उनकी ज़ुबानी इनसाइड स्टोरीज़ भी आप सुनते रहेंगे। ये वो वक्त था जब इमरान खान साहब के इक़्तिदार के तकरीबन 3.5 साल मुकम्मल हो चुके थे। एक तरफ पूरा हिज़्ब इख्तलाफ था, यानी अपोजिशन जमातें थी, और मीडिया के चंद सेगमेंट्स थे, ये बहुत ज़्यादा मतलब शदीद तनकीद कर रहे थे कि हुकूमत नाअहल है, मुआशी अदाद-ओ-शुमार ये हो गए वो हो गए। हालांकि जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो मुआशी अदाद-ओ-शुमार में भी बेहतरी थी, रोज़गार और सरमायाकारी के मौक़े भी बेहतर हो रहे थे, और मुल्की रिज़र्व भी मतलब बुलंद तरीन सतह पर था, $27 बिलियन तक था। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही थी, इमरान खान साहब बदस्तूर एक अनदेखा ख़तरा महसूस कर रहे थे, जिसका वो जिक्र अपने सिर्फ 2-4 लोगों के साथ कर रहे थे, और असद उमर साहब उनमें से एक हैं। उनको खान साहब ने एक दिन बनी गाला बुलाया। ये ऑफ द रिकॉर्ड कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ चीज़। इमरान खान साहब ने असद उमर साहब को एक दिन बनी गाला बुलाया, और बनी गाला बुलाकर उन्होंने कहा कि असद कोई गड़बड़ मुझे लग रही है, कुछ मामला शायद
कहीं और तरफ जा रहा है, इसलिए तुम जाओ एक बार, तुम्हारी ज़रा ज़्यादा सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम जाके ज़रा बात करो। वो आखिरी बॉल तक वो अपनी मेहनत उन्होंने जारी रखी। वो कभी भी इस बात को मानने को नहीं तैयार होते हैं कि कामयाब नहीं होंगे, और यही उनकी कामयाबी का राज है। तो वो आखिरी वक्त तक करते रहे, लेकिन क्या उनको भी अंदाज़ा था कि ये होने वाला है? मेरे ख्याल में अंदाज़ा था। तो असद उमर साहब वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने दूसरे क्वार्टर्स में जाके एक बहुत अहम मुलाकात की और उनसे जानने की कोशिश की कि इज़ देयर समथिंग रॉन्ग। मैंने इस बारे में असद उमर साहब से पूछा कि क्या जब आपकी मुलाकात हुई या जब आप गए तो आपको लगा कि कोई गड़बड़ है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, वो हमें बताया गया कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई मसला नहीं है। लेकिन पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट से बिगड़ते ताल्लुकात और जो अपोजिशन इत्तेहाद की एक खिचड़ी पक रही थी, उस दौरान इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा था। इसमें एक सिचुएशन आपने नज़रअंदाज नहीं करनी, वो था जब जनरल बाजवा साहब की वो हो रही थी, एक्सटेंशन का मामला आ रहा था। तो वो एक्सटेंशन के लिए लंदन में एक बहुत अहम मीटिंग हुई और लंदन की मीटिंग में कुछ लोगों से कुरान पाक पे हल्फ लिए गए कि इस मीटिंग में होने वाली बात बाहर नहीं जाएगी। तो कैसे, किस बुनियाद पर वो सारे राज़ी हो गए वोट देने के लिए और सारे के सारे ऐवान में पहुंचे और जाके उनकी एक्सटेंशन के लिए वोट भी दिया और सारा कुछ हुआ। तो इमरान खान साहब को उस वक्त से कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी और वो अंदर ही अंदर इसका बहुत ज़्यादा लोगों से जिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल। इसी दौरान पाकिस्तान के सिफारती मामलात का एक अहम तरीन मरहला आया। मैं ये सारा रिवाइंड इसलिए कर रहा हूँ, पता आपको सारा कुछ है, लेकिन ट्रेल पूरी मुकम्मल करते हैं कि स्टार्ट से एंड तक क्या हुआ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो सिफारती मामलात का ये अहम तरीन मरहला उस वक्त आया जब इमरान खान ने फरवरी में रूस का दौरा किया। इमरान खान साहब के दौरे की ये टाइमिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी। उनकी मास्को में मौजूदगी के दौरान ही रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक तरह से उनके हमले जारी थे। इसी वजह से खान साहब का जो दौरा था वो ना सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि मुल्की सतह पर भी मुतनाज़ा बनाया गया। वो बेशक बार बार आके कहते रहे कि ये दौरा जो था वो पूरी सिविल मिलिट्री लीडरशिप की मर्ज़ी से हुआ, यानी मिलिट्री लीडरशिप ने इस पर ग्रीन सिग्नल दिया था। दौरे पर रवानगी से पहले सुबह जनरल बाजवा से उनकी बात हुई और उन्होंने बताया कि सारी रिपोर्ट्स ओके हैं, आपको दौरा करना चाहिए। लेकिन दौरे से जब वो वतन वापस पहुँचे तो उस वक्त तक मंजरनामा बदलने लगा, अचानक कुछ ड्रामाई तब्दीलियां होने लगीं। इमरान खान को निज़ाम से बाहर करने की एक मंसूबाबंदी अपनी हतमी शक्ल की जानिब बढ़ रही थी। सारा कुछ पसे पर्दा तय हो रहा था। बिल्कुल अंग्रेज़ी में कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो तो बिल्कुल आखिर की बात है। वो उससे बहुत पहले बहुत सारे अवामिल जो है वो शामिल हो चुके थे और बड़ी एक मंसूबाबंदी से वहाँ तक मामला पहुँचा था। इस दौरान अचानक हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी थे उन्होंने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया और फिर तहरीक इंसाफ के अपने भी कुछ अरकान वो भी मुनहरिफ होने लगे। और फिर आपने देखा कि छांगा मांगा के बाद मुल्की सियासत में एंट्री हुई सिंध हाउस की और वहाँ पर मुनहरिफ अरकान को पहली बार मंजर आम पर देखा गया। उस वक्त मुल्की सियासत में, या जो उस वक्त की सियासत थी, उसमें हलचल मची। सबकी तवज्जो उस तरफ हुई कि अब मुश्किल सूरत हाल है, अगर अपने ही साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो मुश्किल सूरत हाल है। मेरे ख्याल में कोई 10-15 दिन रह गए थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं रहा, कोई 10-15 दिन रह गए थे। मीटिंग हुई थी उससे एक शाम पहले। अगले दिन सुबह मैंने टाइम मांगा, मैंने कहा जी मुझे प्राइम मिनिस्टर आपके PM टाइम चाहिए, पहली मीटिंग आपकी जो होती है 1-on-1 मुझे मीटिंग करनी है। तो वो मैं मीटिंग में जब गया तो मैंने उनको कहा कि जी ये गेम हो चुकी है और जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। एक तरफ अदालत में ये मामला ज़ेरे समाअत था और दूसरी तरफ 8 मार्च को PDM जमातों ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। जिस वक्त ये तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा हो रही थी, इमरान खान साहब को अभी नहीं पता था कि ये जमा हो रही है, आज जमा हो रही है। एन उन्हीं लम्हात में हमारी उनसे एक बहुत अहम मुलाकात उस वक्त जारी थी कुछ सहाफ़ियों की, जिसमें मैं भी था, सदीक जान भी थे और अब्बास शबीर, 2-4 और जो PTI को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं। मेरा ख्याल है गालबन कोई 10-11-12 लोग उस वक्त मौजूद थे वज़ीर आज़म हाउस में, जिस जगह पे कैबिनेट की मीटिंग होती है उसी जगह पे। और उस वक्त इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया, ये बताया कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की प्लेयर्स मुतहर्रिक हो चुके हैं और 1 से ज़ायद फॉरेन हैंड्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये गालबन उस वक्त का मामला है जब अभी ताज़ा साइफ़र
उनके इल्म में आया था, लेकिन उन्होंने अभी इसको लीक आउट नहीं किया था। अभी ये साइफ़र का कोई नामो निशान कहीं पे जिक्र भी नहीं था। ये सारा मामला उस वक्त का है। खैर, तहरीक अदम एतमाद पर फैसले से पहले चूँकि इस्लामी ममालिक की एक सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी थी वज़राए ख़ारजा की, तो वो पाकिस्तान आ रहे थे, जो कि हालिया पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम और कामयाब सफारती इवेंट साबित हुआ था। ना उससे पहले कोई ऐसा इवेंट हुआ था, ना उसके बाद कोई ऐसा इवेंट हुआ। तो OIC कॉन्फ्रेंस और फिर साथ में 23 मार्च की परेड भी थी। तो 23 मार्च की जो परेड थी, उस दौरान इमरान खान साहब की जो एंट्री थी, जो बाजवा के साथ उनकी कितने कदमों की दूरी है, ये सारा कुछ मखसूस हल्के मॉनिटर कर रहे थे। हम कहते थे कि यार देखो पागल हैं, ये तो कुर्सियों के दरमियान भी फासला मापने लग गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिनको पता था कि कुछ हो रहा है बैक एंड पे, वो ज़रा सा फासला भी माप रहे थे। लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ थी कि इमरान खान साहब आए हैं, उनको बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मिला है, बड़ी शानदार परेड की वो तकरीबात थी, अभी भी लोग उसे बड़ा याद करते हैं। जैसे ही वो ख़त्म हुई है परेड, उसके बाद मुल्क की सियासत के एक तरह से हंगामा खेज दिन शुरू हुए। बढ़ते हैं 27 मार्च की तरफ। इमरान खान साहब ने इस दौरान पूरी कैंपेन कर रखी थी और सारे पाकिस्तानियों को कहा कि वो 27 मार्च के जलसे के लिए इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जमा हों। और फिर वहाँ पर मशहूर ज़माना साइफ़र इमरान खान ने पहली मरतबा लहराया और बताया कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे, मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि अमेरिका साजिश कर रहा है। वो सारी एपिसोड आपको पता है। इस साइफ़र का और इस मुमकिन इल्ज़ाम का PTI के अपने भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या, सिर्फ चंद लोगों को तो पता था, बाकी सारे ही लाइल्म थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर साहब हैं, शीरी मज़ारी हैं। ये 2-4 लोग ऑन बोर्ड थे, फवाद चौधरी। इसके अलावा और बाकी लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला। इवन के उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी ये आइडिया नहीं था कि ये होना है। एनीवेज़, इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल 31 मार्च को ये मामला अपने दौर की जो आखिरी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई उसमें उठाने का फ़ैसला किया और 31 मार्च को ही अस्करी क़यादत का एक अहम इजलास बुलाया। मैं ख़ुद प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर मौजूद था उस वक्त, क्योंकि बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, दूसरा जा रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, स्क्वाड लग रहे हैं, प्रोटोकॉल आ रहे हैं, हूटर्स बज रहे हैं। बड़ा अजीब व गरीब किस्म का इन्वायरमेंट था कि क्या होना है, सबकी नज़रें थी इस तरफ। उस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में ये तस्लीम कर लिया गया, इस साइफ़र को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कहा गया और इसके ऊपर फिर नैरेटिव इमरान खान साहब ने बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन जब अदम एतमाद पर वोटिंग का दिन आया और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने भी इसी साइफ़र को बुनियाद बना के इसे गैर मुल्की साजिश करार दिया और कहा कि जनाब, उन्होंने रूलिंग दे दी तहरीक अदम एतमाद खारिज करने की। और उसी दिन जिस वक्त कौमी असम्बली में स्पीकर साहब बैठे हुए थे, उसी वक्त मुझे फ़ोन आया, उनका एक बड़े अहम शख्सियत है, उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म हाउस में ऐवाने वो सदर मुमलिकत भी पहुंच गए हैं और PTV की टीम भी पहुंच गया। कुछ बड़ा होने लगा है, चेक कर लो ज़रा। मैं चेक कर रहा था कि क्या हो सकता है, क्या बड़ा हो सकता है इस मौके पर, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन वो फिर मुझे पता चला कि PTV की टीम किस लिए वहाँ पर थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने फ़ौरन खिताब करना था और प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ पर थे, क्योंकि उन्होंने समरी के ऊपर दस्तखत करने थे। तो उसी दिन इमरान खान साहब ने कौम से खिताब में कौमी असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देकर ये हुक्म सादिर किया गया कि 9 अप्रैल को दोबारा वोटिंग कराई जाए हर सूरत में। अब 9 अप्रैल की रात का वक्त था और हम भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर थे। उस वक्त भी कोई ऐसी अजीब किस्म की सनसनी थी। इमरान खान साहब ने वफाकी काबीना का एक हंगामी इजलास बुला लिया। यूँ समझ लीजिए कि ये उनके दौरे इक़्तिदार का आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी। शहर इक़्तिदार में इतनी ज़्यादा सरगोशियाँ थी, किसी को लग रहा था आर्मी चीफ बरतरफ हो रहा है और किसी को लग रहा था कि कोई नोटिफिकेशन विदड्रॉ हो रहा है उनकी एक्सटेंशन का जो था, और भी बहुत सारी चैम गोइयाँ हो रही थी। अदालतें खुल चुकी थी, आपको पता है, हाई कोर्ट के ताले भी, सुप्रीम कोर्ट की जो बाहर स्ट्रीट लाइट्स थी वो भी रोशन हो गई। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर था और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर आ रहे हैं, असद कैसर जा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर असद वो क्या कासिम सूरी आ रहे हैं, कासिम सूरी जा रहे हैं। और इतनी कोई हंगामा खेजी थी उस वक्त और बड़े उस वक्त भी प्रोटोकॉल हूटर्स में गाड़ियाँ आ रही थी। लेकिन मेरी अपनी इतला है कि जो उस वक्त के स्पीकर थे कौमी असम्बली के असद कैसर साहब, उन्होंने इमरान खान की किसी बात से इत्तफाक नहीं किया। इमरान खान साहब और कानूनी टीम उन्हें कायल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन
वो शायद थोड़ा डर रहे थे या उनको था कि ये बहुत बियॉन्ड द लिमिट्स हो जाएगा, इसलिए वो चीज़ नहीं कर रहे थे जिसका कहा जा रहा था। फिर कासिम सूरी साहब ने कहा कि मैं करूँगा, इसलिए इमरान खान साहब उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। और फिर जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब थे, उनके दरमियान थोड़ी सी दूरी आई। वो तौहीन अदालत से डर रहे थे, बाकी कानूनी टीम उन्हें गारंटीज़ दे रही थी कि आप पे तौहीन अदालत नहीं लगने देंगे, लेकिन वो चूँकि पाँव पे उन्होंने वज़न नहीं दिया, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा ठीक है आप वोटिंग कराएं। 9 अप्रैल की रात को एक तो बड़ी टेंशन, अफवाहें चल रही हैं, ये पुलिस वो प्रिजन वैन कैदियों की गाड़ी पर है, ये मुझे उस दिन नहीं, मुझे अगले दिन ये खबरें मिली, लेकिन एक टेंशन थी, पता नहीं क्या होगा, किधर जा रहे। प्राइम मिनिस्टर रिलैक्स थे, बिल्कुल रिलैक्स माहौल के अंदर बैठे हुए थे। और आखिर में उस वक्त कोई 11:15 बज रहे थे, पीएम के हम ऑफिस में थे, 8-10 लोग थे, तो टीवी पे किसी ने ARY लगाया कि जी वो वोटिंग होने वाली है। और तो मैंने पीएम को कहा कि पीएम मुझे इजाज़त है, मैं जा रहा हूँ, मैं ये नहीं देख सकता। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देख सकता ये, मैं जा रहा हूँ। तो मैं उस वक्त में बता रहा हूँ कि उसको तो वोट होने वाला था, हमें पता था उसको वोट का रिजल्ट क्या लगा। बिल्कुल रिलैक्स थे। एक आदमी जो अपने ज़मीर से मुतमईन होता है ना, वो कैफियत थी इमरान खान की। उनको ना कोई टेंशन थी, ना कोई गुस्सा था, बिल्कुल रिलैक्स थे। कौमी असम्बली में वोटिंग हो रही थी और इस दौरान इमरान खान साहब अपने हेलीकॉप्टर पर बैठे और बनीगाला के लिए रवाना हो गए। वो समटाइम्स आप विजुअल देखते हैं ना कि वो कोई गाड़ी निकलती है पार्लियामेंट हाउस से और वो जाते दिखाते हैं कि शायद ये इमरान खान साहब जा रहे हैं, वो इमरान खान साहब नहीं है। वो विजुअल अभी भी बहुत सारे टीवी चैनल्स भी चलाते हैं और कहीं सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है कि इमरान खान आखिरी टाइम पर निकले। एक्चुअली हम वहाँ पर मौजूद थे, वो इमरान खान साहब नहीं थे और ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का गेट था, वो कौमी असम्बली का कोई गेट है और वहाँ से किसी की गाड़ी निकली है। इमरान खान साहब वो रास्ता इस्तेमाल नहीं करते, वो हेलीकॉप्टर पर उस आखिरी रात गए जब उन्होंने चंद एंकर्स के साथ बैठकर वहाँ पर मीटिंग की और जब उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कोई रह तो नहीं गया दिस एंड दैट। उसमें जो टीवी चैनल्स के एंकर थे, साबिर शाकिर, इमरान रियाज और मोहित पीरज़ादा और 2-4 और लोग भी थे वहाँ, अरशद शरीफ थे गालबन। तो ये सारे लोग वहाँ से निकले और इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर पर चले गए। तो कौमी असम्बली में इस दौरान वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और इमरान खान के 3.5 साला इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया। हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर मौजूद थे। आखिरी गाड़ी जब वहाँ से निकली तो हम भी रवाना हुए। वो रात पाकिस्तानियों के लिए बड़ी भारी थी। मैं बिल्कुल उसको इमेजिन कर सकता हूँ उस सारी सूरत हाल को, बिकॉज़ उस रात मैंने कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। उस रात मुझे इतने लोगों के फ़ोन आए जिनसे मैं नॉर्मली कांस्टेंट राब्ते में रहता हूँ। मैंने कितने लोगों को रोते हुए सुना, कितने लोगों की हिचकियाँ सुनी मैंने कि आपने कहा था कि इमरान खान कहीं नहीं जाने वाले, फिर इमरान खान क्यों गए? आपने कहा था। मैं जो कह रहा था मैं उन मालूमात की बुनियाद पर कह रहा था क्योंकि इमरान खान साहब भी बार बार यही कह रहे थे कि हम कहीं नहीं जा रहे। उन्हें जब बाजवा साहब ये यकीन दहानी कराते थे कि नहीं एवरीथिंग इज़ ओके, और वो आके अपने बाकी लोगों को बताते थे कि नहीं 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 सब ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वो जितने कॉन्फिडेंस से अपने लोगों को बताते थे उतने ही कॉन्फिडेंस से वो हमें बताते थे। हम भी फिर आगे लोगों को सोर्सेज से बता देते थे कि जनाब एट द मोमेंट बॉडी लैंग्वेज और बाकी सारी चीज़ों से लग रहा है कि कहीं नहीं जाना। मुझे याद है, ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, कुछ दिनों पहले एंकर्स ने ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात में तज़किरा छिड़ा उस आखिरी जफ्फी का जो इमरान खान को जनरल बाजवा साहब ने डाली मिलते हुए। तो वो बताते हैं कि जब बाजवा साहब ने इतने ज़ोर से इमरान खान साहब को आखिरी मरतबा जफ्फी डाली कि बताने वाले बताते हैं कि हमें लगा कि आज खान की बाजू नहीं है या कोई कमर चमर की हड्डी गई। तो कह रहे कि वो इस लेवल पर मतलब उनकी एश्योरिटी थी और उन्होंने कहा कि डोंट वरी कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये सारा कुछ हुआ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एक लफ्ज़ हॉर्सेस बाउट से सुना हुआ है, मतलब कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं है। अगर है तो वो फैक्चुअल बेस है जो मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। अदरवाइज ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये उन लोगों की ज़ुबानी है जो इमरान खान के साथ उस मौके पर मौजूद थे। एनीवेज़ 11 अप्रैल को तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले पर कौमी असम्बली में एक इजलास बुलाया। उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, लेकिन प्रोटोकॉल सारा अभी उनके पास था क्योंकि नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हुआ था। तो मैं कौमी असम्बली में उनको कवर करने के लिए गया। आखिरी इजलास जो उन्होंने कौमी असम्बली में किया, सारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अभी भी उनके आगे पीछे ही था। और वो आए कौमी असम्बली के एक हॉल में बैठे, अपने सारे अरकान को उन्होंने बुलाया और उस इजलास के दरवाजे के पास हम खड़े हुए थे कि अंदर से पता चले कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिसको बैठना है इस असम्बली में वो बैठ सकता है, मैं किसी के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती
ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन मैं इन चोरों के साथ इस असम्बली में किसी सूरत नहीं बैठूंगा। इमरान खान साहब ने बताया, बाकी सब ने कहा हम भी नहीं बैठेंगे। तो फिर वहाँ पर फैसला हुआ कि सारे मुतफ़िक़ा तौर पर मजमूई इस्तीफ़े देंगे। उधर ही सब ने अपने अपने इस्तीफ़े लिखने शुरू किए और वो आमिर डोगर साहब को जमा कराए। कौमी असम्बली में इस्तीफ़े उसी वक्त पेश किए गए, उसी वक्त मंजूर किए गए और इमरान खान साहब वहाँ से चले गए और उस दिन उनका जो एक तरह से प्रोटोकॉल था सरकारी, वो ख़त्म हो गया। इसी दौरान इमरान खान साहब को हुकूमत से हटाए जाने के ख़िलाफ़ मुल्क भर में लीडरलेस एहतजाज जो एक तारीख बना गया वो शुरू हुआ। हमें भी आइडिया नहीं था, मीडिया को भी अंदाज़ा नहीं था, पब्लिक को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मैसिव सपोर्ट होगी इमरान खान के हक़ में। कराची से लेके खैबर तक हर शहर में जगह जगह जलसे जुलूस और लोग निकलने लगे। इस्लामाबाद का F9 पार्क भर गया। कराची में पता नहीं वो कौन सी एक मशहूर जगह है जहाँ पे वो कौमी तराना पढ़ा गया, वहाँ से असल गेम वहाँ से उठी थी। तो फिर सारे लोग सड़कों पर उन्होंने इमरान खान साहब से एक तरह से भरपूर किस्म का इजहार यकजहती किया और नाराज़गी का इजहार किया कि इस तरह से क्यों इमरान खान साहब को निकाला गया। बात सिर्फ इमरान खान को निकालने तक नहीं रही। 16 अप्रैल को पंजाब हुकूमत भी तहरीक इंसाफ से चली गई, उनके हाथ से गई, क्योंकि इमरान खान साहब अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि चलें मरकज़ का इक़्तिदार बच जाए, अगर पंजाब में तब्दीली करनी पड़े तो चलो उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को बनाएं। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। मामला इस हद तक बिगड़ा कि उस्मान बुज़दार की जगह हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए। इधर मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब, उधर बेटा। इक़्तिदार से निकलते ही इमरान खान ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। वो ये मुतालबा लेकर सड़कों पर निकल आए और मुल्क भर में उन्होंने अखीर किस्म की कोई अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। एक के बाद एक जलसा, एक के बाद एक जलसा। हम थक गए जलसे कवर करके एक बैक टू बैक उन्होंने कोई 50 मुकम्मल की उस वक्त अपने कामयाब जलसों की, और उन जलसों ने मुल्क भर में हलचल मचा दी। और सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट मैं जैसे जलसा जैसे कह सकता हूँ, वो एक तो खैर 27 मार्च वाला इस्लामाबाद का था, वो तो पूरे पाकिस्तान से उन्होंने बुलाया हुआ था। लेकिन जो सबसे बेस्ट जलसा था जिसको मैंने खुद भी देखा, वो था पेशावर का जलसा। और क्या क्राउड था वहाँ पे, क्या लोग थे वहाँ पे, मतलब जिस तरफ आप देखो इतनी दुनिया, इतना बड़ा जलसा मैंने बहुत कम जगहों पर कवर किया। इमरान खान अवाम में, तहरीक इंसाफ ऊपर, इमरान खान बनीगाला में, तहरीक इंसाफ नीचे। मैं पहले से आर्ग्यू कर रहा था कि इमरान खान को अवाम में निकलना चाहिए। लोग अच्छे बड़े एक्सपीरियंस सियासतदान जो हैं हमारी पार्टी के सीनियर लोगों कहते थे नहीं वज़ीर आज़म जलसे नहीं करता। वो क्यों नहीं करता है जलसे? ऐसा अवामी वज़ीर आज़म नहीं होता जो अवाम में इतना मकबूल हो, तो दूसरे नहीं करते होंगे। तो हमने फरवरी के महीने से जो है वो जलसे शुरू करे, तरीके अदम एतमाद से पहले शुरू कर दिए थे। मंडी बहाउद्दीन पहला हमारा जलसा था, विहाड़ी हुआ, हाफजाबाद हुआ, कमालिया हुआ, इस्लामाबाद हुआ। तो जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आके वो रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ, तो इमरान खान ऑलरेडी निकल चुके थे अवाम के अंदर और एक मोमेंटम बन चुका था। और ज़ाहिर है उसके बाद तो फिर पाकिस्तान की तारीख के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। खैर, इमरान खान साहब को लगा कि बहुत मैसिव किस्म की सपोर्ट इस वक्त उनके साथ है और अब उनको कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी में बगैर तैयारी के 25 मई को लॉन्ग मार्च का एक तरह से ऐलान कर दिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ वो निकल पड़े अपना पहला लॉन्ग मार्च लेके। उस दौरान भी उनसे कई बार राब्ते किए गए कि अभी लॉन्ग मार्च ना करें, अभी ना करें, हम करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि उनसे बहुत ज़्यादा गलत बयानियाँ हो चुकी, बार एश्योरिटी के बावजूद भी ये सारा कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान फिर जो बदतरीन रियासती ताकत आपको देखने में आई, हुकूमत ने जो कुछ किया, शेलिंग, टीयर गैस, छापे, गिरफ्तारियाँ और मुकदमा, जो कुछ भी हुआ, उसके बाइस मार्च का एक ड्रामा इख्तिताम जो था वो चंद ही घंटों के बाद हो गया। जब मैं पूरा मार्च कवर करते करते कोई मैं 22 घंटों से जाग रहा था और इतना ज़्यादा थक गया था कि मुझे सिर्फ 2 घंटे की नींद चाहिए थी। मैं इस्लामाबाद में अपने ऑफिस जब पहुंचा इसके मार्च के साथ साथ, तो मैंने कहा मेरी जगह पे कोई और रिपोर्टर थोड़ी देर के लिए डिप्यूट करे, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, थक गया था बहुत ज़्यादा। तो मैं घंटा भी अभी नहीं सोया था, तो मुझे ये था कि यार मैं उठूँ और जाऊँ, जाके देखूँ क्या सिचुएशन है। तो मैं जैसे ही उठा पता चला कि धरना ख़त्म हो गया। एनीवेज, वो भी आपको पता है कि क्यों ख़त्म हुआ, इमरान खान साहब मुतअद्दिद मरतबा बता चुके हैं। अब आ जाइए पंजाब के ऊपर। पंजाब से तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अराकीन थे वो अदालती हुक्म के ऊपर डी-सीट हो गए और फिर उन खाली नशिस्तों पर 17 जुलाई को इंतखाब हुआ और तहरीक इंसाफ ने फिर मैदान मारा, 20 में से 15 नशिस्तें हासिल की और पंजाब असम्बली पर दोबारा अक्सरियत हासिल करके अपना एक तरह से इक़्तिदार जमा लिया।
और चाहते ना चाहते जैसे भी है परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन गए। वो चाहते भी यही थे कि मैं बनूं, और वो अपने लोगों को भी अक्सर ये कहते थे कि मेरी गेम ना ख़राब करो, मैंने अभी वज़ीर आला बनना है। तो उनको पता था कि गेम किस तरफ जाएगी और कहाँ पर जाकर वो वज़ीर आला बन सकते हैं। ये बहुत लंबी प्लानिंग उन्होंने की हुई थी। खैर, इस दौरान कौमी असम्बली के भी 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उसमें इमरान खान साहब ने 8 नशिस्तों पर हिस्सा लिया और 7 में एक रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की, एक मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम बनाया। सिर्फ वो मुल्तान वाली एक नशिस्त जो है वो नहीं जीत सके, और वो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ जो नहीं जीत सके, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है कि कौम ने बताया कि भाई मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। एक तरह से वो ठीक ही हुआ, समझने वाले बहुत समझे हैं उस गलती से। इस दौरान इमरान खान और उनकी जमात को मुतअद्दिद किस्म के मुकदमात का सामना करना पड़ा। हम इधर बैठे होते थे, पता चलता पुलिस पहुंच गई जनाब गिरफ्तार करने इमरान खान को, तो हमारी बस बनी गाला से ऑफिस से बनी गाला ऐसी दौड़ लगती रहती थी। और जनाब पुलिस वाले भी उधर पहुंच जाते थे, एफसी वाले भी पहुंच जाते थे, वो देख दूँ के माहौल शौल फिर वापस आ जाते थे। इतने में लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे। तो बैक टू बैक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई 25-26 के करीब मुकदमा दर्ज हुए, जिसमें दहशत गर्दी का भी था, तौहीन मज़हब का भी था, और पता नहीं कौन सी तौहीन अदालत का भी था। डिफरेंट किस्म के मुकदमात। इमरान खान साहब हर रोज़ सुबह उठते अदालत से ज़मानत लेके वापस, फिर वो अपने काम शाम इसी तरह निपटाते रहे। लेकिन इस दौरान उनके साथियों के ऊपर भी सख्त वक्त आया। शहबाज गिल आपको पता है गिरफ़्तार हुए, सेनेटर आज़म सवाती को भी मुतनाज़ बयान पर गिरफ़्तार किया गया, वो अभी तक ताहाल गिरफ़्तार है। जलसे में इमरान खान साहब ने अपने साथियों के हवाले से जब आवाज़ उठाई, तो वो खातून जज के बारे में जो उनका एक मुतनाज़ा बयान था, उसकी वजह से भी इमरान खान साहब को दहशत गर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ा, और वो काफ़ी देर तक भुगतते रहे। लेकिन जान तब छूटी जब उन्होंने उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांगी, माफ़ी कबूल हुई, केस ख़त्म हुआ। तो वो उस वक्त जो नाअहली की तलवार लटक रही थी वो खुदा करके ख़त्म हुई। इस दौरान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान इंतखाबात के मामले पर कुछ बैकडोर मुज़ाकरात भी जारी थे, मुतअद्दिद राब्ते हुए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को टास्क सौंपा गया। उन्होंने कोशिशें की, आरिफ अलवी ने उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा से मुलाकात की, उन्हें कायल किया, इमरान खान साहब को कायल किया। फिर एक मुलाकात ऐवान सदर में हुई, लेकिन वो मुलाकात भी नतीजा खेज साबित ना हो सकी। उस मुलाकात में भी सिर्फ एक मुतालबा रखा गया कि अर्ली इलेक्शन, फौरी इलेक्शन, इसके अलावा कोई और नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप हमारी सपोर्ट करें या आप उनकी सपोर्ट छोड़ दें, सिर्फ कबल अज़ वक्त इंतखाबात। जब वो मुतालबा भी नहीं माना गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं फिर निकलूँगा आवाम में, और उन्होंने अपनी फिर से तैयारी शुरू कर दी। तो 28 अक्टूबर को इमरान खान ने लाहौर से यानी लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद की जानिब दूसरा लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। मैं भी इस लॉन्ग मार्च को कवर करने के लिए यहाँ से चला गया लाहौर की तरफ, वहाँ से शुरू किया। एक दिन के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। तो लॉन्ग मार्च को कवर करते करते हम जब 3 नवंबर को वज़ीराबाद पहुँचे तो उस वक्त इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। गोलियां लगने से वो ज़ख्मी हुए। मैं उस वक्त ख़ुद कंटेनर के ऊपर मौजूद था। एक हलचल सी थी, मुझे नहीं पता था, इतना पता लग गया था कि इमरान खान साहब ज़ख्मी हो गए हैं, गोलियां लग गई हैं। हमारे सामने ही चल रही थी गोलियां, पता चल रहा था कि 2 साइड से, नीचे से, ऊपर से, सामने से। हम भी नीचे कंटेनर में जब गए, लोगों ने पूछा हलचल मची हुई, क्या हुआ, खान साहब बच गए, हिचकियाँ, लोग एकदम से रोने पीटने लग गए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खान साहब महफूज रहे। फिर आपको पता है कि थोड़ा गैप आया, वो जो उनका लॉन्ग मार्च था उसकी शिद्दत कम हुई। मुख्तलिफ मराहल तय करते करते लॉन्ग मार्च 26 नवंबर को फिर से रावलपिंडी पहुंचा, और इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दिया कि अगर इलेक्शन नहीं कराते तो मैं भी इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहूँगा। तो वो मार्च इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दिया, और फिर टेंशन वफाकी हुकूमत को कि अब क्या करें। तवील मुशावरत के बाद इमरान खान ने 18 दिसंबर को ऐलान किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 23 दिसंबर को तहलील कर दी जाएगी। लेकिन 23 दिसंबर से कबल गवर्नर पंजाब की जानिब से जो एतमाद का वोट लेने की एडवाइस भेजी गई और फिर मामला अदालत में चला गया, तो उसकी वजह से अभी तक ये मामला मज़ीद उलझ रहा है, सुलझा नहीं है। तो अभी तक इंतज़ार है कि कब ये असम्बली तहलील होगी। मजमूई तौर पर जो तजियाकारों का कहना है कि साल 2022 इमरान खान और पीटीआई के लिए कुछ ज़्यादा खुशाइन साबित नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरी तरफ पीटीआई की सीनियर क़यादत है वो ये समझती है कि इमरान खान की 26 साल जद्दोजहद में ये साल सबसे कामयाब तरीन साबित हुआ। जो कुछ उन्होंने इस साल में सीखा वो किसी और साल में नहीं सीख सके। जो पार्टी की ट्रेनिंग इस साल में हुई है,
ये एक डिफाइनिंग मोमेंट्स थे जो उनके वर्कर्स ने विटनेस किए हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये साल पॉलिटिकली उनके लिए सबसे बेस्ट रहा है। ऑल्दो कि वो इक़्तिदार से निकले और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बट स्टिल 26 साल की से ज़्यादा की जद्दोजहद अब इमरान खान की, और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हुई हैं उसके अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपको एक साल चुनना होना कि तहरीक इंसाफ की तारीख़ का कामयाब तरीन साल कौन सा है, तो वो 2022। जिस तरीके से इमरान खान ने मुकाबला किया, जो तमाम कुव्वतें सामने आके खड़ी हो गई, दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, जो ताकत का जबर का इस्तेमाल किया गया, और जिस तरीके से उसके साथ पार्टी खड़ी हो गई, वर्कर खड़े हो गए, हमारे पार्लियामेंटेरियंस जिनको लोग बोलते थे कि यार ये तो ज़रा सा प्रेशर आएगा ये नज़र नहीं आएंगे, वो साथ खड़े हो गए। आसान तरीन मैं अगर उसकी तशरीह करूं तो वो क्या है जी, ये हकीकी तौर पे आज़ाद पाकिस्तान क्या है कि जहां पाकिस्तान के अवाम फैसले करें, कोई और किसी के पास ये इख्तियार ना हो कि वह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले कर सके। ये ताकत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के ऊपर हो। एक ऐसा पाकिस्तान जिसके लिए कायदे आज़म ने जद्दोजहद किया। आपको पता ना, कायदे आज़म जो हैं वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन के आइनी एक्सपर्ट थे, और इसी पाकिस्तान के लिए उन्होंने जद्दोजहद की थी। हमें अब पहली दफ़ा वो पाकिस्तान बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी क्या राय है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। व्लॉग कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।